प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ इकोसिस्टम। आइए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact among themselves and also with the surrounding physical environment। हमारे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका इंटरेक्शन अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी लगातार चल रहा है। इकोसिस्टम का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। छोटे से छोटा पॉन्ड भी इकोसिस्टम को शो कर सकता है, एक बड़ा जंगल भी, और समुद्र भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हो सकता है। यहाँ तक कि कई इकोलॉजिस्ट जो हैं वो पूरे के पूरे बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम का नाम देते हैं, जिसके अंदर सारे लोकल इकोसिस्टम्स शामिल हैं। Since this system is too much big and complex to be studied at one time, अब ग्लोबल इकोसिस्टम अगर आप कह देते हैं अर्थ को, या अर्थ के अंदर जो पूरे जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन है, तो उनको एक बार में स्टडी कर पाना, उनके इंटरेक्शन को ठीक से स्टडी कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कन्वीनियंट तो ये रहेगा कि हम दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करें। पहली कैटेगरी होगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और दूसरी होगी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। यानी धरती पर जो भी इकोसिस्टम्स हैं वो दो पार्ट्स में, इनिशियल पार्ट्स में डिवाइड किए जाएं। फर्स्ट इज़ द टेरेस्ट्रियल, यानी जो लैंड बेस्ड हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द एक्वेटिक, जो वाटर बेस्ड हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के, जबकि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ईस्टवरी, ये सारे के सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। वेटलैंड का मतलब होता है वो इलाके जहाँ वाटर का आना जाना लगा रहता है, या जहाँ पर दलदल टाइप का डेवलप हो जाता है, वो भी वेटलैंड्स में गिने जाते हैं। ईस्टवरी जो होती हैं वो समुद्र के पास में होती हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो पानी ना तो पूरी तरह मीठा होता है, ना पूरी तरह खारा होता है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर ब्रैकिश वाटर आपको मिलता है। क्रॉप फील्ड्स, जहाँ पर हम खेती करते हैं, या कोई एक्वेरियम जो अपने घरों में रखते हैं, ये क्या हैं? दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम्स, आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है ना? हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में गार्डन को भी रख सकते हैं, जो हम खुद डेवलप करते हैं, जिसको हम खुद मेंटेन करते हैं, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं गार्डन में जो सिलेक्टिव होते हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, और उसका मेंटेनेंस जो है वो हमारे कंट्रोल से होता है, इसलिए उसको हम मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। इन दोनों के अलावा उसको भी आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, ताकि हम ये समझ सकें कि एनर्जी का इनपुट कैसे हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, और हाउ द डिग्रेडेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड एनर्जी लॉस इज टेकिंग प्लेस। हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, फूड चेन्स हैं या फूड वेब्स हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, जो कि एनर्जी फ्लो के साथ साथ रिलेटेड हैं, और इनमें इंटर रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है। अब हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। चैप्टर 13 जो था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर आपने देखा था एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में,
जो कि एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं और सराउंडिंग्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए अब इसके बारे में ज़्यादा एकीकृत तरीके से यानी इंटीग्रेटेड तरीके से स्टडी करते हैं। हम देखेंगे कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इन कंपोनेंट्स के अंदर। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हर एक इकोसिस्टम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो बनता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन से। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कंपोजिशन। तो अगर हमें स्पीशीज कंपोजिशन निकालनी है किसी एरिया में, तो आप प्लांट्स को और एनिमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करो वहाँ पर और उनका स्टडी करो, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ दैट एरिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। जैसे अगर हम वेजिटेशन का एग्जाम्पल लें, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन में आपको बहुत सारे स्ट्राटा यानी लेयर्स, STRATA, स्ट्राटा यानी लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बड़े प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि वर्टिकल स्ट्राटा का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, टॉप, ठीक है ना, टॉप स्ट्राटा। यानी यहाँ पर जो हैबिटेट मिल रही है लिविंग बींग्स को, ये उसका टॉप स्ट्राटा है। उसके बाद फिर आपको श्रब्स भी मिलेंगे, ये सेकंड स्ट्राटा हो जाएगा और सेकंड लेयर हो जाएगी। एंड देन आपको ग्रास ग्रो होती हुई मिलेगी या हर्ब्स ग्रो होते हुए मिलेंगे। दैट विल बी द बॉटम लेयर और बॉटम स्ट्राटा। तो आपको 3 स्ट्राटा मिले या 3 लेयर मिली यहाँ पर फॉरेस्ट में। एक तो टॉप हो गई जो कि ट्री ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड लेयर हो गई जो श्रब्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड थर्ड द बॉटम मोस्ट विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द grass and herbs. So vertical distribution of different species occupying different levels is called as stratification. Components of ecosystem are seen to be functioning as a unit. Ecosystem के जब components हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और कब आपको ऐसा लगेगा? जब आप प्रोडक्टिविटी की स्टडी कर रहे होगे, जब आप डिकम्पोजिशन की स्टडी कर रहे होगे, आप उनके बीच में एनर्जी फ्लो देख रहे होगे, आप न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कैसे हो रही है ये स्टडी कर रहे होगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर के काम करते हैं। इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की स्टडी से देखेंगे जिसमें हम स्मॉल पॉन्ड को स्टडी करते हैं एज एन एग्जाम्पल। स्मॉल पॉन्ड जो होता है इट इज़ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, यानी ये अपने आप चलने वाला एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हुए हम देख सकते हैं। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है, यानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे इकोसिस्टम के, जो अच्छी तरह शो भी करेंगे अपने आप को।
एबायोटिक कंपोनेंट क्या है इसमें पॉन्ड में? वाटर। इस वाटर के अंदर डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और जो पॉन्ड का जो बेस है जिसमें सॉइल है वह एक रिजर्वायर की तरह है, जो कि आने वाले समय में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता रहेगा, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो वहाँ प्रोड्यूस होते रहेंगे पॉन्ड में, क्योंकि वहाँ सूरज प्रोडक्टिविटी के लिए इनपुट देता रहता है अपनी सनलाइट का। और जो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, day length and other climatic conditions regulate the function of entire pond। पूरा पूरा तालाब जो है, पॉन्ड है, वो कैसे काम करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सोलर इनपुट कितना है, कितनी सनलाइट उसको मिल रही है पॉन्ड को, टेम्परेचर क्या है बाहर, दिन और दिन की लंबाई कितनी है, लाइट कितना देर तक रहती है, और दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिससे भी ये पॉन्ड जो है अफेक्ट होता है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या हैं पॉन्ड के? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो कि पॉन्ड के सरफेस पर रहते हैं, कुछ एल्गी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स से आगे आप बढ़ेंगे तो एल्गी आपको मिलेगी, और फिर आपको और हायर लेवल पे आप जाएंगे तो आपको फ्लोटिंग प्लांट्स मिलेंगे जो पानी पे तैरते रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो वाटर के अंदर डूबे रहते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो पॉन्ड के सरफेस पर रहते हैं। सपोज दिस इज़ अ पॉन्ड, तो यहाँ पर आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी मिलेंगे, आपको एल्गी भी मिलेगी, आपको फ्लोटिंग प्लांट्स भी मिलेंगे जो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वाटर सरफेस पर, आपको सबमर्ज प्लांट्स भी मिलेंगे जो नीचे की तरफ पानी में डूबे रहते हैं, आपको कुछ मार्जिनल प्लांट्स भी मिलेंगे जो मार्जिन्स पर ग्रो करते हैं। डिकम्पोजर्स, अच्छा कंज्यूमर्स को स्टडी कर लेते हैं। द कंज्यूमर्स क्या है? जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स क्या कर रहे हैं? वो वाटर के सरफेस पर प्रेजेंट हैं, बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे प्रोटिस्ट्स हैं जो जू प्लैंक्टॉन्स का रोल प्ले करते हैं। वो कंज्यूमर की तरह बिहेव करेंगे और फूड चेन का एक हिस्सा बनेंगे, प्रोड्यूसर्स को खाने का काम करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स का काम होता है टू गेन एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और इसके अलावा जूप्लैंक्टॉन्स के अलावा आपको क्या मिलेंगे? फिशेस मिलेंगी, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स ऑल्सो, यानी पानी के अंदर नीचे रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो, और फ्रीली स्विम करने वाले ऑर्गेनिजम्स, ये सब के सब क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। जूप्लैंक्टॉन्स, फिशेज एंड अदर एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर। डिकम्पोजर्स की स्टडी जब आप करेंगे तो डिकम्पोजर्स क्या हैं जो पानी में रहते हैं? देखिए, फंजाई, बैक्टीरिया ऑफ वेरियस काइंड्स, फ्लैजिलेट्स, जो कि पॉन्ड के बॉटम में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, बिकॉज सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारे के सारे डिकम्पोजर का काम कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये इकोसिस्टम के सारे काम करता हुआ आपको दिखाई देगा, इन सब से मिलकर के जो सिस्टम बना हुआ है। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक बायोस्फीयर की आप स्टडी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बदलाव होता हुआ दिखेगा, और इसके लिए रेडिएंट एनर्जी यानी सूरज की रोशनी रिस्पॉन्सिबल होगी। ऑटोट्रॉफ्स ऐसा काम करेंगे। उसके बाद ऑटोट्रॉफ को कंज्यूम करते हुए हेटरोट्रॉफ्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। उसके बाद आपको डिकम्पोजिशन भी होता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको मिनरलाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा, और दोबारा से वो साइकिल रीगेन मतलब दोबारा रिपीट होती चली जाएंगी। तो एनर्जी का फ्लो अगर आप देखोगे इसमें, तो आपको दिखेगा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं? दीज आर द स्टेप्स ऑफ फूड चेन।
अगर आप किसी फूड चेन की स्टडी कर रहे हो तो उस फूड चेन के जो स्टेप्स हैं, दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स। और जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाओगे आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एनर्जी हीट की तरह डिसिपेट होती हुई भी दिखाई देगी कि बहुत सारी एनर्जी का लॉस भी होता है जब एनर्जी का फ्लो होता है। और वो एनर्जी का लॉस जो होता है उन ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ को कराने में होता है जो उस फूड को खा रहे हैं, और वो उस लॉस को करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी टू द एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो में हमने समझा अबाउट द इंट्रोडक्शन of ecosystem and its structure with an example of pond। आपका धन्यवाद।